बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एमडी-कैट के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला जो लेक्चर होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसमें ना डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज है, फिर उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, फिर क्वांटम नंबर्स हैं, अज़ीमुथल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन, उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसको ना हमने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया क्योंकि एक ही लेक्चर 4 घंटे का वो बच्चे देखते देखते ना बोर हो जाते हैं, तो पार्ट्स के अंदर ना हम इसको डिवाइड करके रखेंगे ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होती रहें। देखें, एकेडमीज़ में या क्लासेस जब हम लेते हैं उसमें तो ज़ाहिर है एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर हमने लेके जाना होता है, तो वहाँ पे टाइम लिमिटेशन होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना मर्जी पढ़ाते रहें, ठीक है, और बच्चे भी घर बैठ के सुनते हैं, आने जाने का टाइम भी उनका बचता है, तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन उनके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, तो बहरहाल आज इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव रेज इसको ना हम कंप्लीट कर लें और इसके रेलिवेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले जो हमारे पास है कि पॉजिटिव रेज जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं 3 ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी से पहले आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ें, वैसे तो मैं भी अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले से अगर पढ़ के रखें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें ना सबसे पहला पॉइंट कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो स्टूडेंट इट वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन और पॉजिटिव रेज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1886। ठीक है, यानी गोल्डस्टेन ने इसको डिस्कवर किया था एंड नेम, जो नेम हम यूज करते हैं प्रोटॉन, इट वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। तो स्टूडेंट आपने ज़ाहिर एमसीक्यूज ही आते हैं, ठीक है, तो आपने को थ्योरेटिकली इसको इतना याद नहीं करना, पॉइंट याद रखने हैं। तो मैं एरोज बना के लिख लेता हूं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टेन ने, और इसका नाम जो सजेस्ट किया था कि प्रोटॉन इसको कहेंगे, वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, तो मैं वैसे एक ऑब्जर्वेशन देख रहा था, वो क्लिनिक के पास से गुजरे ना, अभी रश लगा हुआ है। यानी ईद से पहले अगर आप देखें तो पहले दर्जियों का सीज़न था, ईद से एक दिन पहले ना वो बार्बर शॉप्स के ऊपर बड़ा रश था, नाइयों का सीज़न था, ईद वाले दिन कसाइयों का सीज़न लगा, और अभी अल्लाह के फजल से ना डॉक्टरों का सीज़न चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से एहतियात से खाएं, आपका गोश्त है फ्रिज के अंदर ही है, कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा गैप दे दे के खाना है। ठीक है, वैसे तो बांट दें, लेकिन नहीं बांटना, खुद ही खाना है, तो फिर थोड़ा सा ना गैप दे के खाएं। ठीक है, और फिर ऊपर से देखें, आप एक और चीज़ देखें, आज से 15-20 दिन पहले गोश्त ना वो मार्केट से आता था और बर्फ़ जो होती थी ना वो अपने घर के फ्रिज से निकालते थे। अभी ऐसा हो गया कि अपने घर के फ्रिज से हम गोश्त निकाल रहे हैं, बर्फ़ जो है ना वो मार्केट से आ रही है। यानी हालात ऐसे हो गए, तो फ्रिज खाली करने, इनको भर के नहीं रखना, डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में। ठीक है, सारा साल बंदा खाता ही रहता है, तो वो लोग जिन्होंने कुर्बानी वगैरह नहीं की तो उनके घरों में ज़्यादा दें। ठीक है, तो बहरहाल स्टूडेंट अब ना इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं फोकस यहाँ पे सेट करता हूँ इसका, ये आईफोन का ये बड़ा मसला है ना, अब यहाँ पे फोकस सेट करके आपने रखा हुआ, अगर नहीं करते ना वो ब्लिंक करता रहेगा, इधर सेट किया तो ये ब्लर हो जाएगा। तो बहरहाल देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में सबसे पहले स्टूडेंट ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ये ग्लास की ट्यूब होती है, और इस ट्यूब को, यानी ग्लास की ट्यूब होती है, लेंथी सी ट्यूब होती है, और इसको फिल करते हैं, इट इज फिल्ड बाय एयर, एयर एंटर कर दें, और गैस और वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, यानी जिस भी चीज़ को आप एंटर करेंगे
उसकी जो फिजिकल स्टेट है ना स्टूडेंट, वो गैस आपने रखनी है, ठीक है। यानी आप एयर एंटर कर दें, हवा, एयर अगर नहीं एंटर करनी तो आप कोई गैस एंटर कर लें, जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वो भी नहीं एंटर कर रहे हैं तो वेपर्स हैं कि जिस तरह NaCl है या कोई और सब्सटेंस है उसके ना, या कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके ना वेपर्स आप यहाँ पे एंटर करते हैं। यानी जो भी चीज़ यहाँ पे हो ना, इट शुड बी इन गैशियस स्टेट, ठीक है, यानी उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो, गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए। एक यहाँ पे ये बैटरी लगाई जाती है, ठीक है, और ये जो बैटरी होती है बहुत ही हाई पावर की बैटरी होती है, ऑलमोस्ट 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है। और ये बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक या जो बैटरी है उसके ऊपर लिखा होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है ना, उसको स्टूडेंट कहते हैं कैथोड। यानी ये आ गया कैथोड, जो कि आप कहें कि नेगेटिवली चार्ज है, और ये होता है परफोरेटेड। परफोरेटेड, ठीक है। क्यों परफोरेटेड? परफोरेटेड की मीनिंग क्या है? ये इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिस तरह फिल्टर पेपर में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, इसी तरह कैथोड के अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। इनको कैनल्स भी कहते हैं, ठीक है, या परफोरेटेड भी कहते हैं। जिस तरह घर में नहीं आटा वगैरह छानने के लिए होती, छाननी से छोटे छोटे पोर्स उसमें होते हैं, इसमें भी ना छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, यानी एक जाली नुमा। जिस तरह घर में ना अक्सर या मच्छरदानी कह लें, ठीक है, या घर में ना जो गेट लगाते हैं, हवा की क्रॉसिंग होती रहती है, उसमें जालियां लगाई जाती हैं, तो इस तरह का कैथोड होता है जिसके अंदर से ना पार्टिकल गुजर सकते हैं। अब देखें क्यों परफोरेटेड लगाते हैं, एनोड परफोरेटेड नहीं है। देखें क्या वजह है कि ये जो यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल्स आते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उनकी पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, वो सॉलिड कैथोड में से पास नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि जब आप परफोरेशन करेंगे तो ये यहां से पास हो गए तो इधर आके स्ट्राइक करते हैं और फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, इसको स्टूडेंट कहते हैं, ये जो हमारे पास है ये एनोड है। तो एक हमारे पास कैथोड आ गया और दूसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है, एनोड है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके अलावा यहां पे ना एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि गैस के प्रेशर को कम करना, या फिर आप कहेंगे वैक्यूम को क्रिएट करना। क्योंकि देखें जब ये फिल होगा ना एयर से या गैस से या जो भी वेपर जब सब्सटेंस है, तो फिर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना वो जीरो होती है। यहां से ये गैस का कंडक्टर नहीं होता। जब वैक्यूम पंप से आप इसका प्रेशर डाउन करते हैं ना, तो फिर ये कंडक्टिविटी स्टार्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो इसकी आगे कंस्ट्रक्शन बता इसलिए रहा हूं कि देखें एंट्री टेस्ट में आते तो एमसीक्यूज हैं, लेकिन एमसीक्यू भी तो टॉपिक रेलिवेंट होते हैं ना। आप टॉपिक करेंगे तो आप एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। नम्स या एमडी कैट को इतना आसान तो नहीं होता कि ऐसे ही बंदा तुक्के लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ के तो लगाए सारे और वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपने जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर समझाए जा रहे हैं, आपने उनको अच्छी तरह से समझना है। जब आप लेक्चर अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके रेलिवेंट कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कर लेंगे। देखिए हम पहले ये थियोरेटिकल पार्ट करेंगे, फिर इसके रेलिवेंट एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। यानी पहले आपने टॉपिक समझने हैं, फिर उसके रेलिवेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जितनी हो सके प्रैक्टिस करें तो फिर इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखें क्या हुआ कि जब आपने ना ये हाई वोल्टेज करंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो गैस यहां से ना ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों? देखें मैं कहता हूं कि ये यहां पे ना एयर के या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट इतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस जो है ना वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है कि जब आप हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से यहां से जो कैथोड के पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, ठीक है, और ये कोशिश करते हैं कि ये मूव करें टुवर्ड एनोड, तो क्या होता है कि ये एनोड की तरफ पहुंच नहीं पाते। क्यों? बिकॉज इनके रास्ते में क्या होता है कि बहुत ज्यादा
गैस के पार्टिकल्स होते हैं तो ये एनोड की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके मीनिंग है कि हमने एक तीसरा पॉइंट यहां पे लिखना है कि गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज नॉन कंडक्टर एट हाई प्रेशर, ठीक है। यानी जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो गैस है इट विल बी नॉन कंडक्टर। तो हाई प्रेशर आप कह लें सी लेवल पे जो होता है 1 atm प्रेशर आपने इसको दिया, तो इस 1 atm प्रेशर के ऊपर ये नॉन कंडक्टर होगा, इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करना। देखिए हमने तो ज़ाहिर है इसकी कंडक्टिविटी करानी है, तो हम क्या करेंगे, हम वैक्यूम पंप की बेस पे यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे, गैस के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे। अब जब आप गैस के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे ना, आप इसका प्रेशर लो करेंगे, तो क्या होगा कि इस लो प्रेशर पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये स्ट्राइक करेंगे ना किसी गैस के मॉलिक्यूल को, तो उस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्साइटेशन करेंगे, और एक्साइटेड स्टेट पे वो बड़े अनस्टेबल होते हैं, डी एक्साइट होंगे। तो जब डी एक्साइट होंगे सेम एनर्जी जो उन्होंने अब्जॉर्ब की थी एक्साइटेशन में रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसके मीनिंग है कि जब आप इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे एट लो प्रेशर यूनिफॉर्म ग्लो विल प्रोड्यूस, ठीक है। देखें मैं आपको ना साथ साथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करा रहा हूं। देखें जब तक आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आती ना, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी वो फिर फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी में 95% चीजें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5% उसमें चीजें जो प्रोटॉन के बारे में आपने लिखनी है। अब देखें जब आपने प्रेशर लो किया तो इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा गैप मिल गया, वो थोड़ा जब दूर जा रहे हैं पावर उनकी थोड़ा बेहतर हो रही है, स्ट्राइक कर रहे हैं, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि इसकी सही कंडक्टिविटी कराने के लिए क्या करते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस लो कर देते हैं। लो कैसे करते हैं, वैक्यूम पंप से ना ये मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकाल देते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं प्रेशर भी ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल कम हो गए तो प्रेशर भी कम हो गया। अब जब प्रेशर कम होगा, और कितना कम होता है, इसका प्रेशर कम किया जाता है ऑलमोस्ट 0.01 टॉर, 0.01 टॉर। देखिए जब प्रेशर 0.01 टॉर होता है ना, तो क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या देखा, इस कैथोड में से कुछ पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे और वो किसकी तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ। और यहाँ पे पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं, जब वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर कोलाइड करते हैं तो वहां पे ना आप ग्लो या फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है, फ्लैशेस वगैरह। तो इसके मीनिंग है कि लो जब आप प्रेशर करते हैं ना 0.01, कुछ पार्टिकल कैथोड में से निकलते हैं एंड दे ट्रेवल टुवर्ड एनोड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कैथोड रेज, ठीक है। यानी ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना जो कैथोड से निकलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज। देखें निकल वो पहले भी रहे थे, लेकिन गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो आगे तक नहीं जा रहे थे। जब आपने प्रेशर दिया 0.01 टॉर, तो अब ना वो क्या हुआ कि सारे यहां से जो निकल रहे थे वो सारे एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये अब ना कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से एक बात याद रखिएगा कि गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब और इन एनी अदर काइंड ऑफ ट्यूब, या जो घर में बल्ब वगैरह हम यूज करते हैं, आजकल तो एलईडीज हैं, पहले जो एनर्जी सेवर होते थे। तो गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब आर नॉन कंडक्टर एट हाई प्रेशर एंड देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। और जब आप प्रेशर 0.01 टॉर करेंगे तो वो जो यूनिफॉर्म ग्लो था वो नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि कैथोड रेज यहां से निकल के किसकी तरफ जाएंगी, एनोड की तरफ, ठीक है। तो ये अगर कोई पार्टिकल एनोड की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है नेगेटिव चार्ज है, तो उनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज, ठीक है। अब स्टूडेंट ये सारी कहानी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ना नम्स में है ना मिडिकैड में है। तो अब यहां से आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी है, लेकिन ये करेंगे नहीं तो उसके बगैर प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं होगी। अब स्टूडेंट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो ये प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड की तरफ।
इनके रास्ते में ना कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो ये उसकी आयोनाइजेशन कराएंगे। कैसे? ठीक है, पहले यहां से मैं लिखता हूं कि पॉइंट नंबर 6, कैथोड रेज आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे आयनाइजेशन होगी कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है और इसके ऊपर ना आपने ये कैथोड रेज स्ट्राइक हो रही है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा कि पहले जाहिर है ये जब आप इसमें करंट वगैरह अप्लाई करते हैं ना, एनर्जी की वजह से ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 2H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 हाइड्रोजन से आ रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर फॉल करा रहे हैं आप नॉकआउट कराने के लिए, तो ये आइंस प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ठीक है, और जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन +1 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी ये कि अगर आप आप इसकी पावर इंक्रीज कर दें, ठीक है, ऑलरेडी 5000 to 10,000 वोल्ट, अगर और पावर देते हैं तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और ये ज्यादा आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, +1 से +2 +3 में भी जा सकता है। तो सिंपल ये है कि जब ये कैथोड रेज इन गैस के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे, दे विल प्रोड्यूस कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे उस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो नई चीज कौन सी प्रोड्यूस हुई? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, अब ना ये कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में, ठीक है, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट होंगे। जितने भी ये जो आइंस थे आपके पास, न्यूट्रल एटम्स थे, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और साथ ना इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो उसी तरह मूव करते रहेंगे अपने रास्ते में, जो जो इनमें गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये मूव करेंगे सारे एनोड की तरफ, लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड कैथोड, ठीक है। अब ये भी सारे जो है ये कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे? कैथोड की तरफ। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो कैथोड के जो इसमें ना पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इनमें इतनी पावर नहीं होती कि ये ना कैथोड में से पास करें, तो कैथोड परफोरेटेड होता है और यहां पे ना एक प्लेट लगाई जाती है और ये प्लेट होती है जिंक सल्फाइड प्लेट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी लगा लें, वो भी निजाम चल जाता है। अब जब जिंक सल्फाइड प्लेट लगाएंगे ना तो ये इट विल प्रोड्यूस फ्लैशेस, ठीक है, ये फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव नजर तो नहीं आते ना, तो यहां से जब गुजरेंगे फिर भी नजर नहीं आएंगे, तो ये इधर आके जब स्ट्राइक करेंगे ना, ये जो स्क्रीन है जो आपने लगाई हुई है जिंक सल्फाइड की, जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कुछ पार्टिकल आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल हैं, एक तो वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसके मीनिंग है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनको पॉजिटिव रेज कहते हैं। दूसरा ये ना इनको कैनल्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी ये कैनल्स कहते हैं, इनको कैनल्स कहते हैं, तो कैनल में से गुजर रहे हैं, तो इनको स्टूडेंट फिर दो नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज और कैनल रेज, ठीक है, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं या कैनल रेज भी। अक्सर यूट्यूबर ना, मैं एक लेक्चर देख रहा था तो उसमें ना उसने इसको एनोड रे भी कहा हुआ था, ये गलत है। देखें, कैथोड रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे आर इमिटिंग फ्रॉम कैथोड, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं दे आर नॉट कॉल्ड एनोड रेज, ठीक है, आप उनको एनोड रेज नहीं कह सकते बिकॉज दे आर नॉट इमिटिंग फ्रॉम एनोड, ठीक है, एनोड में से निकलेंगे तो हम एनोड रेज कहेंगे ना। ये तो मिड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब या किसी भी जगह डिस्चार्ज ट्यूब के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयनाइजेशन की वजह से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड कैथोड, ठीक है, दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर नॉट इमिटिंग फ्रॉम एनोड। इफ दे आर इमिटिंग फ्रॉम एनोड वी कैन से दैट दे आर कॉल्ड एनोड पार्टिकल, बट ये मिड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या स्टार्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या किसी भी जगह पे गैस के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं, सो हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड
Positive rays because they have positive charge. How can we confirm? Because they are traveling toward cathode. Second thing, why they are called canal rays? Because they are passing through perforation or canals of cathode, so they are also called canal rays. तो स्टूडेंट हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? नंबर 7, these positively charged particles, ions, started travel toward cathode, pass from canals, so called canal और पॉजिटिव रेज। अब स्टूडेंट यहां पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। देखें, एक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। देखें, अगर तो हाइड्रोजन का आयन है ना, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि अगर आपके पास ये हाइड्रोजन का एटम है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्रोटॉन 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। अगर हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बनता है तो इसके मीनिंग है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो गया। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होगा ना, ठीक है, इसका हाइड्रोजन आयन बनेगा, इसके मीनिंग है कि जो इसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। यानी हाइड्रोजन की वजह से जो पॉजिटिव रेज आएंगी उनको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन्स। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वजह से आ रही हैं, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है, नियोन है, उनकी वजह से जो पार्टिकल्स आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेज। यानी हाइड्रोजन की वजह से पार्टिकल जो आ रहे हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज एज वेल एज प्रोटॉन्स। बट बाकी किसी भी एलिमेंट की वजह से, किसी भी एटम की वजह से जो पार्टिकल्स आते हैं उनको आप प्रोटॉन नहीं कह सकते, बल्कि सिर्फ उनको क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेज का नाम देंगे। तो स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। उसके बाद स्टूडेंट अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बैटरी होती है। ठीक है, मैं जिस तरह यहाँ पे कहता हूँ कि ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ली, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव है, और आप ना यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं, यानी यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो जाहिर है ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? कैथोड की तरफ। ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो ये एनोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज आर प्रोटॉन in electric field toward cathode, it confirms that these particles are positively charged particles. उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 जो इसका पॉइंट है कि ट्रेवल स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेज। देखें, ये जो कैथोड रेज हैं ये सारी की सारी ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड एनोड। ठीक है, यानी आगे की तरफ जा रही हैं, और जो पॉजिटिव रेज हैं तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में किसकी तरफ जा रही हैं? कैथोड। यानी जो कैथोड रेज हैं वो एनोड की तरफ जा रही हैं और जो पॉजिटिव रेज हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं? कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड, और इस परफोरेटेड कैथोड के साथ ये 90 के एंगल पे जा रही होती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। स्टूडेंट ये जो प्लेट यहाँ पे लगाते हैं जिंक सल्फाइड की होती है, जब ये पार्टिकल इसके ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं तो देखें ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। अब फिर आगे नंबर 4 पे मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ये कुछ मैसेज आपने याद रखने हैं। जिस तरह सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6726 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg।
फिर स्टूडेंट जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है 9.1095 या 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg या 9.11 बल्कि लिखते हैं। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का मास हैवियर है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो -31 है, ज़ाहिर छोटी टर्म है, तो -27 लार्ज टर्म है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा स्टूडेंट, लगता है ना कुछ जिन्नात का असर हो गया यहाँ पे कि हर 2 मिनट बाद ना मोबाइल ट्राईपॉड से खुद ही रोटेट हो जाता है। तो मैं बार बार उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर आप देख रहे होंगे कि बोर्ड ना वो स्लिप होते होते ना बोर्ड यूँ ऊपर चला जाता है, तो मुझे बार बार उसको सेट करना पड़ता है। हालांकि न्यू ट्राईपॉड है, पता नहीं इसको क्या हुआ। और अभी काफ़ी देर से आपको टूं की आवाज़ भी आ रही होगी, तो ये एसी जब चलता रहे तो वो फिर ना ये कोई अजीब ही बीच में साउंड आ जाता है। तो बर देखें, E/m वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। देखें E/m वैल्यू, E है बेसिकली चार्ज टू मैस रेशो, यानी इसको कहते हैं चार्ज टू मैस रेशो। E/m वैल्यू के लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। देखिए इसकी मीनिंग है कि अगर आपके पास 1 kg उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके मीनिंग ये हुए कि E/m वैल्यू जो है ना, ये आपने यूँ याद रखना है, E/m वैल्यू चार्ज टू मैस रेशो इज इनवर्सली रिलेटेड विथ मैस। ठीक है, कि देखिए मैस जितना ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, तो E/m वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, यानी मैस के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब स्टूडेंट जितना मैस ज्यादा होगा E/m वैल्यू कम होगी, तो इसके मीनिंग है जब हमने कहा कि प्रोटॉन का मैस हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो हम ये कह सकते हैं कि E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। देखें उसका मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मैस जितना ज्यादा होगा E/m वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो देखें अगर जो प्रोटॉन है उसका मैस हैवियर है एज कम्पेयर टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन वो स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद स्टूडेंट E/m वैल्यू डिपेंड्स अपॉन गैस नेचर। ठीक है, देखें गैस के नेचर के ऊपर स्टूडेंट ये कैसे डिपेंडेंट है। देखें हमारे पास मैं कहता हूँ हाइड्रोजन गैस है, मोलर मैस इसका 2 ग्राम पर मोल है। ऑक्सीजन गैस है, मोलर मैस 32 ग्राम है। नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लेते हैं, इसका 28 ग्राम है। और ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट इसका जो मैस है वो 32 ग्राम है। देखें जितना आप हाइड्रोजन जो है ना जो है वो सबसे कम मैस हाइड्रोजन का ही है। जितना हाइड्रोजन से आप आगे मूव करेंगे ना तो मैस हैवियर होता जाएगा। तो जब मैस हैवियर होता जाएगा E/m वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे कम मैस है हाइड्रोजन का। ठीक है, बाकी उससे आगे आप जितना भी जाते जाए ना तो मैस इंक्रीज होगा, यानी जितनी भी दूसरी गैसेज हैं उन सब का मैस हाइड्रोजन के मैस से ज्यादा है। तो इसके मीनिंग क्या हुए कि अगर हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है ना तो इसकी E/m वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और बाकी जैसे जैसे आप गैसेज में आगे मूव करेंगे मैस इंक्रीज होगा, E/m वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो हाईएस्ट E/m वैल्यू किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो देखें E/m वैल्यू नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम है, ऑल अदर गैसेज हैव लोअर E/m वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी इंशाल्लाह ये लेक्चर आपने कंप्लीट सुना होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें
और 23rd से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एंटी-टेस्ट की, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। उसमें ना इंशाल्लाह इसी तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी ये लेक्चर हुआ और इसके रेलेवेंट अभी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो एक सेकंड लेक्चर में होंगे, ठीक है। या फिर यूँ है कि मैं पहले सारे लेक्चर अपलोड करके तो सबके इकट्ठे एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, तो वो चले इंशाल्लाह देख लेंगे। तो स्टूडेंट आप में से किसी ने भी अगर रजिस्टर होना है तो आपने ज़रूर कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेस के अंदर हैं, तो आपने भी रजिस्टर होना है। तो इंशाल्लाह इसकी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस होगी, तो उसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन होगी।